Sir, may I come in? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम महिमा मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद से प्राप्त की है। वर्ष 2021 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA-LLB ऑनर्स की डिग्री ली है। उसके बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम अपियर हुई हैं कि पहले भी हुई हैं? जी सर। कहीं जॉब भी करती हैं? नो सर। सब्जेक्ट क्या थे आपके? सर, मैंने BA BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो मैंने वो किया था, जिसमें शुरू के 2 साल BA से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफी। फिर लास्ट के 3 साल हम लोग को जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट कुछ नहीं किया? सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ। कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा प्रिय था BA में? सर मैंने BA नहीं किया है, मैंने BA-LLB इंटीग्रेटेड कोर्स था वो, बट मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता आपके था। सब्जेक्ट कौन से हैं जो बहुत प्रिय हो, फेवरेबल हो आपको? सर, मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है। अगर लॉ की बात करें तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा लगता था पढ़ने में। पॉलिटिकल साइंस? जी सर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है या नीति जो है कहाँ तक सफल है? सर, स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो भारत अपने आप को वैश्विक परिदृश्य में रखने में काफ़ी सफल रहा है। वैश्विक चुनौतियां आती भी हैं, पर उनसे जो भी हम चुनौतियों का सामना करने में भारत आगे है। जैसे कि पहले जो भारत की विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत था, उसके बाद हम जो अभी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पर और आतंकवाद को लेकर भारत जिस तरीके से स्टैंड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी सकारात्मक दिशा में रही है और आगे भी ऐसे ही अच्छा करेगी। ये कतर में जो मृत्युदंड दे दिया गया था जी सर। भारतीयों को, क्या कारण है उसका? सर, उन पे ये एलिगेशन लगाया गया था कि वो मतलब जासूसी कर रहे हैं इजरायली सेना के, मतलब इजराइल के कहने पर, तो इसीलिए उन्हें सेंटेंस दिया गया, डेथ सेंटेंस। वर्तमान स्थिति क्या है? सर, वर्तमान में जो डेथ सेंटेंस था उसे कम कर दिया गया है और 10 साल तक की 2 से 10 साल तक की सज़ा उन 8 भारतीयों को दी गई है। और अभी भारत इस पे मतलब अपील करने के लिए बात भी कर रहा है, चाहे वो कतर की अदालत में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो फिलहाल भी टल गई? जी सर। मृत्युदंड टल गया? जी, मृत्युदंड टल गया है। अरब इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसका क्या कारण है? बहुत लंबे अवधि से चलता रहता है। सर, अगर डीपली जाके देखा जाए तो इसका धार्मिक कारण ही है, क्योंकि वो जो हमास में जो लैंड है गाज़ा पट्टी की, वो यहूदी और जो इस्लाम धर्म है, दोनों के लिए पवित्र भूमि है। तो दोनों ही चाहते हैं कि उनका उस पर नियंत्रण हो जाए, तो इसी के लिए मुझे लगता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिमों का भी तो पवित्र है? जी सर, इस्लाम धर्म और यहूदियों के लिए। इस्लाम के लिए क्यों प्रसिद्ध है वो? सर, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद साहब ने कुछ दिनों अपना जीवन व्यतीत किया था। जी सर। कोई मस्जिद भी है वहाँ? सर, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। आप मान लीजिए चुन ली जाती हैं SDM के लिए, जी सर। और विकास का भी वहाँ कार्यक्रम चलना है और उस क्षेत्र में अपराध भी बहुत हो रहे हैं, जी सर। तो प्रायोरिटी क्या होगी? लॉ एंड ऑर्डर उसको नियंत्रित करने की या डेवलपमेंट कराने की? सर, मुझे लगता है डेवलपमेंट पीस के साथ ही हो सकता है, तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करूँ और साथ में ही डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी। नहीं, प्रायोरिटी किस पर होगी, किस चीज़ पर? अगर आप डेवलपमेंट पर प्रायोरिटी करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा देंगे, डेवलपमेंट निश्चित रूप से बाधित रहेगा उतने दिनों। जी सर, वही तो मतलब विकास तभी हो सकता है जब उस एरिया में शांति होगी, और उस एरिया में शांति के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर, मैं प्रायोरिटी दूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूं, उसके बाद अगर शांति की स्थिति हो जाती है फिर मैं विकास के कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगी।
वरना तो विकास कर दूंगी, फिर बीच में कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मुझे ये है कि पहले उसको प्रायोरिटी दे के वो ख़त्म करना है, फिर उसके बाद ये करना है। आपकी नीतियों में, आपके कार्यक्रम में और आपके हाईअप्स के चिंतन में फ़र्क अगर आ जाए जी सर। और स्ट्रेस बढ़े, कैसे डिज़ॉल्व करेंगे? सर माने आप जो सोचती हैं या जो सही चाहती हैं उसका ऊपर से विरोध होता है या वो जी सर। मान्य नहीं है, तो उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे? सर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहूँगी। अगर मुझे ऊपर से प्रेशर भी है तो मैं उस प्रेशर के होने से मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूँगी। और डिसीजन का मतलब ये है कि अगर मैंने वो रीज़नेबल डिसीजन लिया है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, तो मैं उसी के हिसाब से चलना चाहूँगी। मान लीजिए ऊपर से वो रिजेक्ट होकर के दूसरा कोई आदेश पारित हो जाएगा, सर तब तो क्या भी करेंगे? मैं आदेश को देखूंगी कि उसकी लीगैलिटी कहाँ तक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहाँ तक है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग होगा तो निश्चित ही मैं पालन करूंगी, और अगर नहीं होगा तो सर मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, तो सोचते तो ऐसा सभी हैं, लेकिन इधर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कारण क्या है? लगातार पेपर में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता रहता है, इसका कारण क्या है? उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि साहब ऊपर के हाईअप्स का इसको बर्दाश्त प्राप्त है, या उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा है, या थाने में अपराधी ऊपर के कहने पर छोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, ये कैसे डिज़ॉल्व होंगी? काम तो सभी करना चाहते होंगे। सर इनको रिजॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि एक सशक्त पुलिस और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि इन सब चीज़ों को कायदे से देखकर और इन सब पे काम कर सके, समाज में न्याय को और समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे इस तरीके से, और विकास के कार्यों पर काम करे। जो वहाँ के युवा हैं, क्योंकि अधिकतर यही देखा जाता है कि युवा ही लॉ एंड ऑर्डर को डिजस्टिफाई करने का काम करते हैं, तो उन्हें ये बताना होगा कि ये जो लोकल या फिर पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट है, उससे बढ़कर हमें सोशल इंटरेस्ट की ओर काम करना चाहिए। इसके बारे में सजग करना चाहूँगी मैं। नारी सशक्तिकरण का क्या अभियान चल रहा है? क्या नई नीतियाँ कहाँ तक प्रभावी हैं? सर नारी सशक्तिकरण निश्चित ही भारत में जो प्राचीन समय में था, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, पर बीच में नहीं थी। पर स्वतंत्रता के बाद से हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हों, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो। इसी क्रम में जो हमारे कानून बने हैं वो भी इस चीज़ में आगे सशक्तिकरण दे रहे हैं। इनमें मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी सर, अभी जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो कि महिलाओं को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देगा। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 का था, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एक्ट 2013 का है, इसने महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी जोर दिया है। और अगर सोशल एम्पावरमेंट की बात करूँ महिलाओं के, तो सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, डॉहरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन सब ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? सर भारतीय संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो मुझे संघवाद की लगती है, क्योंकि इसमें स्टेट्स को अपनी मतलब स्टेट्स की इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन रखा गया है और यूनिटरी स्ट्रक्चर रखा गया है, ताकि अगर आपातकाल की स्थिति हो तो भी संविधान मतलब कि लोगों की स्वतंत्रता की और सुरक्षा की स्वतंत्रता और सुरक्षा को कायम रख सके। सर मैं दूसरी विशेषता का मेंशन करना चाहूँगी, जो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि किसी के भी साथ कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई अधिकारी या फिर कोई भी इंसान हो। और तीसरी विशेषता सर मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की तरह एकदम लचीली है, ना ही अमेरिका की तरह एकदम कठोर है। तो एक ये है कि जो समाज के अनुरूप चल रहा है हमारा। उसके अलावा सर हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि भारत जैसे एक जो सोसाइटी है हमारी, यूनिटी विद डाइवर्सिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है। और हमारे संविधान में सर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए भी बात की गई है कि हम एम्पावरमेंट हर तरीके का चाहते हैं। भारत मतलब हर एक भारतीय जो है उसको न्याय मिले, स्वतंत्रता, समानता, हर एक चीज़ मिले। शोषण के विरुद्ध उपचार का क्या मतलब है? सर शोषण के विरुद्ध अधिक उपचार सर आर्टिकल
24 और 25 में दिया हुआ है। आर्टिकल 24 में बलात् श्रम की बात कही गई है, जो बच्चों या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं उनसे बलात् श्रम किया जाता है। आर्टिकल 25 में सर ये चीज़ बोली गई है कि जो महिलाएं होती हैं, ये जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसके बारे में कहा गया कि अगर शोषण होता है तो ये इसे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इनका मतलब कि आप कर सकते हो। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइएगा। सर मिस्टर एस जयशंकर सर। जयशंकर जी ने अभी एक वक्तव्य दिया था जी कि हम जो है चीन के संबंध में जो भी कुछ करेंगे उसमें जो है नेहरू की नीति को नहीं मानेंगे, सरदार पटेल की नीति को मानेंगे। क्या इनमें दोनों में कोई विरोधाभास है? उन्होंने उदाहरण भी दिया है। सर मैं इसे गो थ्रू हो जाऊंगी, मैं अभी बता। जैसे उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि जो है यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को जो है प्रयास करना चाहिए था स्थायी सदस्यता के लिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, आप चीन को दीजिए, हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही एक आधा और उदाहरण अगर हो आपको याद तो बताइए। अभी जैसे जो है ये अरुणाचल के ऊपर चीन जो है अपना अधिकार जता रहा है, जी सर। तो वो जो है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि तिब्बत के ऊपर जो संप्रभुता का अधिकार था वो नेहरू जी के रिजीम में दे दिया गया चीन को। अब वो जो है उसका दुरुपयोग कर रहा है। CAA का क्या मतलब है? सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है ये? सर ये भारतीय संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है, जिसमें आर्टिकल 11 में ये चीज़ बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग। तो इसी क्रम में सरकार कानून पास करती है, उसे सिटीजनशिप और अभी इसमें रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में हुआ है। क्या हुआ है? सर इसमें अमेंडमेंट में ये चीज़ बोली गई है कि जो 1971 के पहले शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, उनके विषय में ये चीज़ बोली गई है कि असम सर मैं कुछ एरियाज़ के नाम है, उनके अलावा और सबको NCR जो है उसमें इंक्लूड करने की बात है। और ये चीज़ बोली गई है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो पीड़ित सर एक ख़ास धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोग जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, उनको भारत में सदस्यता देने की बात कही गई है। कौन कौन से धर्म ऐसे हैं? सर हिंदू जी सर, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। और कोई? सर फिलहाल तो मुझे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। ईसाई को कुछ लिया है कि नहीं? ईसाइयों को छोड़ दिया? सर मुझे याद नहीं है। लिया है। इसका विरोध क्यों हो रहा है? सर एक पक्ष के द्वारा हो रहा है, जहाँ पर कि जो मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया तो उसके लिए हो रहा है। जी सर। इसीलिए विरोध विरोध का यही कारण है कि अगर, क्योंकि प्रताड़ित तो हर जगह पे हर सेक्शन के ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन जैसे उस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम को ही मतलब अच्छी उनकी सिचुएशन हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि, और यहाँ के मुस्लिम समुदाय को ये चीज़ लग रही है कि इससे कहीं ना कहीं उनकी सिटीजनशिप या उनके पूरे उस पर वो अटैक करने का काम किया जा रहा है। नहीं तो किन लोगों को सदस्यता देने का प्रस्ताव है? सब लोगों को तो सदस्यता नहीं दी जाएगी, यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी ना। किन लोगों को, किस समय तक के आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर 1971, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं, मैंने 31 दिसंबर 14 याद करिए। है वो ऐसी कोई डेट जिसको की ईयर मार्क किया हो? 31 दिसंबर 14 तक आए हुए जी इन जगहों के जो लोग हैं उनको नागरिकता देने का विचार चल रहा है। ठीक है सर मैं इस पर पढ़ लूँगी। अभी जो है बहुत समाचार पत्रों में निकल रहा है कि 22 तारीख को कोई एक विशेष घटना होने जा रही है। जी सर। क्या है? सर इस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। उसको इनाग्रेशन नाम ही दिया गया है या और कुछ? सर
एक मंदिर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्या बात है? सर इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और इसलिए। क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है? सर इसमें क्योंकि यहाँ पर 550 साल पहले और यहाँ पर राम मंदिर ही था और उसे हटाकर औरंगजेब, सर औरंगजेब ने सुना था। और सुने, मीर तकी का नाम सुना है? जी सर। मीर तकी बाबर के सिपह जी सालार थे। सर सॉरी सर। दोबारा जो है औरंगजेब ने उस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन पहले जो है जी बाबर के मीर तकी ने जो है जी जो बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाया था। जी ये जो है संभव कैसे हो सका? राम मंदिर निर्माण का संभव कैसे हो रहा है? सर मुझे लगता है इसमें जुडिशरी का योगदान है। क्या योगदान है? सर क्योंकि सर जो कंसेंसस बनाने की बात है, सहमति की बात है, और जुडिशरी का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसका लोग कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और सरकार की भी, सर मुझे सरकार का तो नहीं, बस ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा डिसीजन है जी कि ये ज़मीन जो है इनको दी जाए। जी पास में जो है थोड़ी दूर पर जो है कुछ ज़मीन मुस्लिम्स को दी जाए उनके अपने धार्मिक कार्यों के लिए। जी तो ये है, और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है, कभी रुकी नहीं, और अब ऐसा समय आ गया है जबकि जो है इसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? 3 मूर्तियां हैं। जी सर। 3 मूर्तियां बनी हैं। जी। कौन सी मूर्ति जो है ग्राह्य है? चलिए कोई बात नहीं। पॉलिटिकल साइंस में जो है आपने विशेषतः किस पक्ष का अध्ययन किया है, सर? क्योंकि अभी आपको याद हो। सर मैंने पॉलिटिकल साइंस 1 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो सर मुझे जो उसके बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, कुछ जैसे फेडरलिज्म हो गया, सर मैंने बुक तो एक ही पढ़ी थी ऑनेस्टली, बट सर मैं भी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। हालांकि मैंने कुछ थिंकर्स के बारे में, सर हमारे देश में 3 संस्थाएं हैं जिनको कि बराबर का अधिकार दिया गया है। वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? सर पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? Sir, it is the president who is the head of executive. And who is the head of the law, Supreme Court? Yes sir. कौन है? सर एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट। हमने कहा कि जो है इन तीनों विंग्स के हेड कौन हैं? आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव के राष्ट्रपति हैं, और जुडिशरी का आपने नहीं बताया। सर जुडिशरी का हेड सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट तो एक संस्था है। जी सर। वे चीफ जस्टिस जी चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन है? सर जस्टिस DY चंद्रचूड़। जी You're sure? यस सर। अच्छा। ही इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा। तो ये आपने 2 बता दिए, और एग्जीक्यूटिव का बता दिया, जुडिशरी का बता दिया। जी सर। अब क्या बचा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कौन है? सर पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनी, लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा का जो सारी गतिविधियां हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष देखता है। राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति देखता है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और प्रेसिडेंट तो सर हैं ही। आपकी हॉबी क्या है? सर मुझे गाने सुनना पसंद है, मूवीज़ देखना भी अच्छा लगता है, और मुझे टीचिंग पसंद है। गाने किसका अच्छे लगते हैं आपको? सर मैं पुराने गाने सुनती हूँ, मुझे मुकेश जी के गाने अच्छे लगते हैं। जी। आप प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। जी सर। प्रतापगढ़ में आंवला क्यों बहुत फेमस है? सर वहाँ के जो भौगोलिक फिजिकल जो फीचर हैं, जोग्राफिकल, वहाँ पर जो कि आंवला एक टेम्परेट रीजन की फसल है, इसलिए वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। जी। आपने पॉलिटिकल साइंस की बात किया और 3 शक्तियाँ बताई। जी सर। ये शक्तियों के अलग अलग के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सर सेपरेशन ऑफ पावर। ये थ्योरी किसकी दी हुई है? सर फ्रेंच, आई थिंक मॉन्टेस्क्यू की थी। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने।
एक और थ्योरी इसमें बहुत प्रचलित रहती है, लॉयन एंड फॉक्स थ्योरी। ये क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मैकियावेली पढ़ा आपने? सर मुझे मैकियावेली की प्रिंस, लॉयन एंड फॉक्स थ्योरी। राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। खैर, आपने जो है ये आजकल एक बड़ा केस चर्चित चल रहा है, हिंडनबर्ग, नाम आपने जी सुना सर। होगा। जी सर। क्या है ये? सर जनवरी 2022 में हिंडनबर्ग एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो कि जिसने ये खुलासा किया था कि जो अडानी ग्रुप है वो शेयर के प्राइसेस में मतलब गलत तरीके से फ्लक्चुएट कराने में या फिर उसको प्रभावित करने में काम कर रहा है। इसमें एक शब्द आया है सेल कंपनी का। जी ये सर। सेल कंपनी और शॉर्ट सेलिंग, जी ये सर। दोनों क्या हैं? सर शेल कंपनी मेरे ख्याल से वो कंपनी होती है जो एक छिप के मतलब जो सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर मतलब इस्टेब्लिश की जाती है। हेवन टैक्स का नाम आपने सुना है? कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। आपको जानकारी है कुछ देशों के नाम? सर मुझे नहीं जानकारी है। जी, तो सेल कंपनियाँ वहीं लगाई जाती हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी सर। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई है अगस्त 2020 में। इसके पहले सर डिजिटल इंडिया मिशन को भी, ताकि डिजिटलाइजेशन को भारत में बढ़ाया जा सके, एमएसएमई सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो हमारे यहाँ की इतनी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत में क्या बाधाएं हैं? सर पहली बाधा जो मुझे समझ में आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है वो अभी विकसित हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उसी पे काम करने की ज़रूरत नहीं, है। देखिए, भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। जी सर। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है। जी सर। कृषि किस पर डिपेंड है? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है। जी कृषि किस पर डिपेंड है? सर भारत एक कृषि प्रधान देश था। यस। और यहाँ भारत की कृषि किस पर डिपेंड है? किस पर सर निर्भर है? मानसून पर। मानसून पर। जी सर। और मानसून के अगर नहीं आया तो उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, या मानसून के आने के लिए क्या तैयारी सरकार की रहती है कि पहले से यह तय हो जाए कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा या सामान्य नहीं रहेगा, पहले से ही वैज्ञानिक घोषणाएं शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम उसी हिसाब से अपनी कृषि व्यवस्था को तैयार रखें ताकि हम ऐसी परिस्थितियों में निपट सकें कि वर्षा जो है सामान्य रूप से ना हो। तो कैसे पता लगाते हैं लोग कि मौसम इस साल सही रहेगा या गलत रहेगा? कुछ आइडिया है आपको? सर इसके लिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो प्रेडिक्शन करता है जो कंडीशन बन रही होती हैं उनके हिसाब से, और इसके लिए सरकार योजनाएं ला सकती हैं, जैसे कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया हो वहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ इनोवेटिव या फिर बजट एलोकेट कर सकती है और सब्सिडीज़ दे सकती है। इस साल एक बड़ा चर्चित वर्ड रहा एल नीनो का। जी सर। ये क्या है? बड़ा पेपर में आता रहा एल नीनो। जी सर। क्या है एल नीनो? सर एल नीनो एक कोल्ड वेव करंट है जो कि कोल्ड है? जी, आगे बताइए। जो कि पेरू कोस्ट और अमेरिकन कोस्ट के बीच में चलती है। जी जी। ये बताइए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर आप तैनात हैं, वहाँ पर एक कर्मचारी है जो बहुत करप्ट है, उसको आप हटाना चाहती हैं, लेकिन आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, उसे नहीं हटाना है, आप क्या निर्णय लेंगी? सर मैं उसे, अगर वो करप्ट है तो सर मैं उसके खिलाफ
एलिगेशन जो लगे हुए हैं मैं उसकी जांच करना चाहूँगी पहले कि ये जो भी चीज़ें हैं सही हैं या नहीं, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ़ ज़रूर एक्शन लेना चाहूँगी। एक और केस बताइए, अगर आपको एक शासनादेश आता है जिसमें यह कहा गया है कि 10 बजे के बाद कहीं पर गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ भाड़ नहीं लगेगी, जी और सर। एक शादी समारोह शुरू हुआ है, अभी शादी संपन्न नहीं हुई, तो आपको सूचना मिलती है कि यहाँ उस शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है, जी सर। आप वहाँ मौके पर पहुँचती हैं, तो आप क्या निर्णय लेंगी? सर मैं उनसे बात करके उन्हें ये समझाने की शादी रोक कोशिश देंगी? नहीं सर, शादी मत रोकिए, पर जो शासनादेश के अनुसार अगर सरकार ने कोई भी आदेश निकाला है तो उसमें ये चीज़ बोला होगा कि अगर सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो भी चूँकि नॉइज़ पोल्यूशन का प्रॉब्लम होती है उस वजह से अगर ये होगा तो आप ये बोलूँगी कि आप डीजे और जो भी चीज़ें हैं आप उनको मत चलाइए। गैदरिंग का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, नॉइज़ का नहीं, कि भीड़ भाड़ को रोकने के लिए मना किया गया है। जैसा कि आपने कोरोना काल में सुना होगा जी सर। कि वहाँ पर रात 10 बजे के बाद भीड़ भाड़ के लिए रोका गया था, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन है कि भीड़ नहीं होने देना है। साउंड नहीं बज रहा है, साउंड तो 10 बजे के बाद बंद हो गया, लेकिन शादी अभी संपन्न नहीं हुई, गैदरिंग अभी है, तो आप क्या निर्णय लेंगी, क्या करेंगी? सर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है और मतलब अगर कोविड की बात करें तो कोविड सर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोविड जैसी सिचुएशन है और ये कहा गया है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, जी सर। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। सर मैं वहाँ मैं उनसे बात करूँगी और ये उन्हें समझाऊँगी कि जितने लोगों का ज़रूरी है मतलब अनावश्यक भीड़ ना यहाँ पर इकट्ठी होने दें, और जिनके बिना शादी नहीं हो पाएगी, संभव हो पाएगी, उनके अलावा लोग चूँकि सरकार का आदेश है तो उसका पालन करें, अन्यथा एक्शन लेना पड़ेगा उनके खिलाफ़। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं कम थैंक यू सर। एक तो अपना नॉलेज थोड़ा ब्रश अप करिए, थोड़ा सा और परिमार्जित करिए उसको, जी सर। और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं प्रशासन में, से ऊपर से प्रेशर है और आप उसको नहीं हटा पा रही हैं। जांच आपने मान लीजिए की, उसने कहा ये बाज ढोकर के जांच कर रही हैं, इन्हें हटा दिया जाए, जांच दूसरे को दी जाए। जिसको जांच दी गई उसने उसके पक्ष में करके आपके विपक्ष में कर दिया। तो जांच का तो ठीक है, उसने जांच कर, जांच कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं उसी सत्य माने। उनका दूसरे एसडीएम को दे दिया जाए, दूसरे हल्के के एसडीएम ने की, उनका नहीं, इनकी जांच ठीक नहीं है, और ये उससे बाज ढो करके आरोप लगा रहे, नल एंड वाइड हो गया। आप जो है अपने हाईअप से, माननीय मंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायकों से संपर्क करिए व्यक्तिगत, और फिर उसके बारे में आप फीडअप करिए कि ये जो कॉन्क्रीट प्रूफ है और ये जैसे करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर से तमाम प्रेशर हैं जो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि काम साफ सुथरे ढंग से हो और आपके मन अनुकूल हो। तो जब जनमत आपके पक्ष में होगा, ये लोग आपकी असलियत जानेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्टिंग हैंड नहीं है तो जांच आप करेंगे, वो दूसरे एसडीएम से करा लेगा, एडीएम से करा लेंगे, तो उस जांच का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा व्यवहारिक ढंग से आपको देखना होगा कि आप अपने ऑफिस के अलावा आप अपने उच्च अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत संपर्क भी रखें, ताकि वो लोग आपके बारे में जानते रहें और ये कह सकें मैं उस अधिकारी को जानता हूँ, वो गलत नहीं है, वो ठीक है, और उसने जो किया है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। तो सपोर्टिव हैंड्स जब तक नहीं होंगे तब तक आप उस केवल जांच से नहीं कुछ होगा, तो वो एक डेवलप करिए। और दूसरा ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं कि उनसे झगड़ा क्यों हुआ, अरब इजराइल में क्या मामला है, इसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट से 1-2-3 पॉइंट्स में इसको समझा दीजिए। वो लंबा कहानी की ज़रूरत नहीं, 2 या 3 पॉइंट्स जो मेन हैं उसे ही ध्यान में रखते हुए उसे ही कम्युनिकेट करें।
हमेशा स्पेसिफिक रहें, बहुत ज़्यादा वेग बनाने की ज़रूरत नहीं। अपने उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक करें, जो पूछा जाए ठीक उसी पर कंसंट्रेट करें। यस सर। मैंने इतर जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी ठीक है आपका, और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ती रहें, करंट अफेयर्स देखते रहें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी ध्यान में रखें। ओके सर। हाँ, बाकी ठीक है। हमने आपसे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा था, यस सर। तो हमारा सुझाव ये है कि भारतीय संविधान की जो भी विशेषताएं हैं उसको आप कंठस्थ करिए, सीरियल वाइज हैं। ठीक है सर। और एक प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था कि जो है अभी जयशंकर जी ने जो ये कहा कि हम पटेल की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, नेहरू की पॉलिसी को नहीं, तो उसमें आप अभी भी है आपके पास ऐसा कुछ कि नेहरू की क्या पॉलिसी थी और पटेल की क्या पॉलिसी थी, जिसमें क्या अंतर आ सकता है? सर मैं इसे पढ़ लूँगी। कि सरदार पटेल का जो है, जैसे जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तानी फ़ौजें कश्मीर में आक्रमण करने लगी, तो उस समय जो है पटेल का ये कहना था कि लड़ाई जो चल रही चलने दी जाए जब तक हम पूरा कब्जा नहीं कर लेते हैं। नेहरू जी ने उसको मना किया, तो इसके वजह से जो है आज़ाद कश्मीर एक पार्ट हो गया और आपका एक कश्मीर, एक तो ये जो है उसमें इंगित था। और दूसरा ये था कि चीन के बारे में नेहरू जी ज़्यादा संवेदनशील थे, पटेल उतने संवेदनशील नहीं थे, और उसके वजह से बाद में चल कर के भारत के लिए बहुत समस्याएं आई। चीन के साथ जो समस्या आ रही है, जो 1962 का युद्ध हुआ, उसके पीछे यही कारण था। तो इसको ज़रा सा आप और सोचिएगा। ठीक है सर। और बाकी ठीक है, बोलने में आपका प्रदर्शन ठीक है और एक्टिव दिखाई दी, कॉन्फिडेंट दिखाई दी। थैंक यू सर। अच्छा है, आप पेपर को और पढ़िए। इसमें किस तारीख को है आपका इंटरव्यू? सर मेरा 11 जनवरी को है। 11 जनवरी को। तो कंटिन्यूअस पेपर को खूब पढ़ते रहिए और उस पर डिस्कशन करते रहिए लोगों से। पढ़ने के अलावा आप अपने साथियों से, जो भी लोग हों, उनसे जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन ज़रूर करिए। क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस चीज़ें उभर कर सामने आएगी, आप फ्रिक्वेंटली जो है उस पर डिस्कस करना शुरू कर देंगी। और बाकी चीज़ें जो है वो तो ऐसी हैं कि पेपर पढ़ने पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपकी हावी वगैरह जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जो भी चीज़ें रहें वो आपकी बिल्कुल क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे। 3 हावी मत बताइएगा। आपने 3 बता दिया तो 3 बताएंगे तो फंस जाएंगे उसमें, एक ही बताइएगा। ठीक है सर। हाँ, जिसके बारे में बताइएगा उसके बारे में फिर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस तरह का कोई बोर्ड मिला तो वो क्रॉस उस पर करने लगेगा, इसलिए उसको सोच अपना उस हिसाब से रखिएगा। और बाकी हिंडनबर्ग का हमने बताया, आपको पता ही है कि शॉर्ट सेलिंग वगैरह क्या हुई है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किया गया है। और जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत तभी कामयाब होगा जब हमारे यहाँ कृषि को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और कृषि तभी आत्मनिर्भर होगी जब हम मानसून पर निर्भरता ख़त्म करेंगे। मानसून तो भारत के लिए एक जुआ है। मानसून आया तो कृषि अच्छी, मानसून नहीं आया तो कृषि खराब। उससे निपटने के लिए हमको जो है यहाँ की कृषि व्यवस्था को पहले मानसून से फ्री हमको जो है अपनी कृषि व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, ताकि मानसून आए या न आए हम अपनी कृषि को उससे प्रभावित ना होने दें। तो नो डाउट उस बहुत सारे हमारे उस पर निर्भर हैं, कृषि पर ही सारी चीज़ें हमारी, बहुत सारी उद्योग और बहुत सारी पॉपुलेशन और बहुत सारे रोज़गार उसी पर निर्भर करते हैं। तो जितना हम उसको मजबूत बनाएंगे उतनी ही हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी। बाकी ठीक है। हिंडनबर्ग के सापेक्ष हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है कि जो कुछ भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है वो जो है सही नहीं है। अगर आपने आज का अखबार पढ़ा होता तो जो है आपको पता होता। तो इसीलिए जैसा कहा गया था कि अखबार रोज़ पढ़िए। ठीक है सर। शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो होती है, जैसे कुछ देश हैं, मॉरिशस वगैरह है, वहाँ पर जो कंपनी लगाते हैं तो वहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वो लोग वहाँ कंपनी लगा लेते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, फिर वहाँ का पैसा यहाँ आता है। वही होती है सेल कंपनी। वो आप उसको पढ़ेंगी अगर पेपर को, पेपर में ही सारी चीज़ें छप रही हैं, पेपर से ही मैं बात कर रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं। तो इस समय तो कम से कम पेपर रेगुलर पढ़िए, घंटे 2 घंटे फुल पूरा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर पढ़िएगा, बहुत बड़ा। हाँ, हिंडनबर्ग तो पूरी भारत की
पूरी भारत की नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की जो है शेयर मार्केट को जो है डिस्टर्ब कर दिया। इससे ज़्यादा सबसे रिलीफ किसको मिली होगी? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सबसे ज़्यादा रिलीफ किसको मिली होगी? सर जो इंडियन का पैसा लगा हुआ है। नहीं नहीं, अडानी को। अडानी। हाँ जी और सबसे ज़्यादा कष्ट किसको हुआ होगा? अडानी को। सर। कष्ट किसको हुआ होगा? पेपर आप नहीं पढ़ रही हैं। अडानी के ऊपर अडानी कितना जो जो है पार्लियामेंट वर्ल्ड के टॉप उसमें से उद्योगपतियों में से नीचे आ गए थे जी और सर। फिर ऊपर आ गए हैं। उनके शेयर बहुत ऊपर चले गए। कम से कम पेपर पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये सब चीज़ें, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, उसको छोड़िए। ठीक है सर। ठीक है, ओके। बाकी सब ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस रहिए। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। Thank आप you, sir. बढ़िया दीजिए जरा। थैंक यू सर।